बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी और अना यूसुफ डेफिनेटली कल आपको ज्वाइन कर लेंगी। और आज मैं हमेशा कल भी यही कह रही थी बार बार कि मेरे साथ जो स्टूडियो में मेहमान होते हैं उनके साथ मैं भी मेहमान ही हूँ, मेहमान एंकर हूँ आपकी जी। और इसी के साथ आज बहुत से लोग जो हैं वो मुसलसल गूगल पर अपडेट ले रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो है वो मैच चल रहा है और मेरी प्रोड्यूसर कह रही थी जीत जाएंगे, मुश्किल से जीतेंगे लेकिन जीत जाएंगे। ऐसी जीत मुझे लगता है कि ज़रूरी वो हो जाती है कि आप अंडर एस्टिमेट ना करें दूसरी टीम को, कभी कभी वो भी जीत जाती है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जी, आज सेमीफाइनल एशिया कप विमेंस टीम हमारी आज खेल रही है और श्रीलंका के साथ वो खेल रही है। बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं और इंशाल्लाह जो है वो फाइनल के लिए हम डेफिनेटली क्वालिफाई कर लेंगे। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। और अब आप ये कह रहे होंगे कि मैंने दूसरी टीम पर भरोसा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जब तक अपने शायकीन को, अपने फैंस को हार्ट अटैक ना दे दें, थोड़ा सा परेशान ना कर दें, गूज बम्स ना आ जाएं, वो मैच नहीं जीतते। लेकिन ख़वातीन बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करती आई हैं और आगे भी इंशाल्लाह एशिया कप जो है वो घर ही आना है, मतलब हमारे पास ही आना है। तो उनके लिए भी गुड लक जी उनको। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, हर दिन एक नेकी। एक दिन एक नेकी में आज का मैसेज देखते हैं। रहमानुर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में एक शख्स आता है और अर्ज़ करता है कि या रसूलुल्लाह, अगर मैं मुसलमान हो जाता हूँ तो क्या ज़माने जाहिलियत के जो मेरे गुनाह हैं क्या उनकी माफ़ी हो जाएगी? आपने फरमाया कि हाँ, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लेते हो तो ज़माने जाहिलियत के तुम्हारे सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन आपने इससे आगे फरमाया, आपने फरमाया कि अगर तुम इस्लाम भी कबूल कर लेते हो फिर उसके बाद फिर तुम गुनाह करते रहते हो, यानी फ़िस्को फुजूर में मुब्तला रहते हो और जानबूझकर इरादतन अपने आप को गुनाहों में मुलव्वस करते हो, तो आपने फरमाया कि फिर ज़माने जाहिलियत के गुनाह और इस्लाम लाने के बाद के गुनाह, इन सब का फिर हिसाब व किताब होगा। यानी इससे जो बात हमें समझ आती है वो ये है कि इंसान पुख्ता इरादे के साथ गुनाहों को छोड़े। इंसान बहरहाल गुनाहगार है, ख़ता हो जाती हैं, गलतियां होती हैं, इंसान से होती हैं। इंसान तौबा भी कर ले तो फ़रिश्ता तो नहीं बन जाता, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान को ये चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वत्तबिल सय्यअतल हसना, यानी अगर कोई ख़ता, कोई गुनाह होता है तो फिर उसके बाद नेकी करो, अच्छे काम करो, सदका करो। तो फिर क्या होगा कि वो जो गलती तुमसे हो गई अल्लाह ताला उस नेकी की वजह से उसको मिटा देगा। तो ये तालीम हमें मिलती है कि इंसान कभी फ़रिश्ता नहीं होता, तौबा कर लेता है और अपनी आखिरी कोशिश तक यही करता है कि वो गुनाहों से बचे। अल्लाह ताला को ये बात पसंद है। लेकिन इंसान है, कभी नफ्सियाती कैफियत होती है, कभी कोई हालत होती है इंसान की, कभी मुंह से कोई बात निकल जाती है, कोई अमल बुरा हो जाता है। लेकिन इंसान को ये चाहिए कि जब ऐसा हो, कुरान पाक बयान करता है कि मोमिन फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में पलटता है और अल्लाह ताला से रुजू करता है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, तौबा करता है। तो ये अमल अल्लाह को पसंद है और हमें भी चाहिए कि हम इस पर अमल करें। आमीन जी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे एक दिन एक नेकी के मैसेज को सुन के उसके ऊपर अमल दरामद करने की। इसी के साथ टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं और आज की हमारी डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी है जी, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में क्लीन चिट मिल गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिए। वज़ीर आला की शाह खर्चियाँ जारी, परवेज़ इलाही के लिए नया तैयारा खरीदने का फैसला कर लिया गया। सादा रोटी 13 रुपये, नान 20 रुपये का मिलेगा। और कराची में 19 कत्ल करने वाला टारगेट किलर गुलबर्ग के होटल से गिरफ्तार कर लिया गया।
ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिर्फ ऑय2 के सीनियर रिपोर्टर शाहिद नदीम सिप्रा और अली साई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। जैसे ही मैंने आपका नाम अनाउंस किया, साई साहब ने फौरन फोन नीचे रख दिया, सिप्रा साहब ने भी साइड पे रख दिया। आप तो मैच देख रहे थे, मुझे पता है। आप मुझे लगता है अभी भी खबरें दे रहे थे, टिकट चल रहे हैं। और एक गुड न्यूज़ भी है कि कल जुमे की नमाज जो है वो इमाम काबा करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि खबर पर जाने से पहले लोगों को खुशखबरी सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इमाम हज जो है, जिन्होंने हज का खुतबा दिया हुआ है, डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा, वो गुज़श्ता रोज़ लाहौर पहुँचे थे। उन्होंने CM, उसके बाद गवर्नर पंजाब से मुलाकात की, उसके बाद मरकज़ अहले हदीस पे गए। और उनका जो आने वाला बड़ा जो प्लान है वो बादशाही मस्जिद का दौरा है। वो जुमातुल मुबारक को वहाँ जाएंगे और 12:30 बजे जो उनको टाइम दिया गया वो बादशाही मस्जिद पहुँचेंगे। उसके बाद वो नमाज जुमा की इमामत के साथ साथ जो नमाज जुमा का खुतबा है वो भी देंगे। अब इसमें क्या है कि बादशाही मस्जिद इंतज़ामिया ने तमाम इंतज़ाम करना शुरू कर दिए हैं और साथ में ये कहा गया है कि तमाम जो दाखिली रास्ते हैं वो खुले रहेंगे। फोर्ट रोड से जो लोग आना चाहें वहाँ पे जो निकाह गेट है और जो आम रास्ता है वो भी खुला रहेगा। इसी तरह मेन जो हजूरी बाग की तरफ दाखिली रास्ता है वो भी खुला रहेगा। ग्रेटर इकबाल पार्क की पार्किंग, मीनार पाकिस्तान की पार्किंग, ये सब फोर्ट रोड की पार्किंग, ये सारी मुख्तस होगी ताकि शहरी और नमाजी आसानी से आएँ और वहाँ अपनी नमाज। और मेरे ख्याल से ये बड़े एजाज़ की बात भी होती है और बहुत से लोग इंतज़ार भी कर रहे होते हैं। तो अब जो लोग वहाँ जाकर नमाज अदा करना चाहते हैं, सिप्रा साहब ने बड़ा आसान कर दिया कि तमाम रास्ते जो हैं वो खुले होंगे। ज़ाहिर है सिक्योरिटी के लिए आपको ताउन ज़रूर करना पड़ेगा, प्रॉपर चेकिंग के बाद आपको मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन इस एजाज़ को मिस नहीं करना चाहिए। और वो इमाम जिन्होंने हज की इमामत कराई और वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, तो ज़रूर जाकर उनकी इमामत में नमाज जुमा अदा करनी चाहिए। और आज की हमारी जो लीड स्टोरी है, नून लीग ने कल खूब जश्न मनाया जी, और एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि उनके लिए जैसे हम पिछले 3 सालों से देखते आ रहे थे कि बुरी खबरें सामने आई थी 3 से 4 सालों में, अब ऐसा हो रहा है कि उनके लिए कुछ अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हुआ है। अली साई साहब, आपकी तरफ में आऊँगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्लीन चिट मिल गई है और नून लीग जो है वो अब जश्न मना रही है। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए। हाँ शीमा, ये देखें कि सबसे पहले ये केसेस बने कब। ये मुझे तो ऐसे लगता है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने मुखालफों पे इस तरह केसेस बनाती है, इस तरह उनको पोर्ट्रे करती है कि जैसे सारा मुल्क वही लूट के खा गई। अब कोई 2 माह पहले जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो एंटी करप्शन के जो केसेस PTI के लोगों के खिलाफ बने वो भी सारे ख़त्म हो गए। 1-1.5 माह ही हुआ है। परवेज़ भाई साहब को 23 जुलाई को आए थे मेरा ख्याल है तो उसके बाद जितने केसेस बने थे वो ख़त्म हो गए। इसी तरह उस दौर में जो तो अब बनना शुरू हो गए ना, अब उनकी अब नून लीग पे बनना शुरू हो गया, अब नून लीग पे बनना शुरू हो गया। और जो मेरे ज़राए हैं उनका कहना है कि जो हाशिम डोगर साहब ने रिज़ाइन किया है, इमरान खान साहब ने उनको पूछा है कि राना सनाउल्लाह तो फैसलाबाद में थे, आप एंटी करप्शन की टीमें इस्लामाबाद क्यों भेजते रहे? अगर आपने भेजना था, अरेस्ट करना था तो फैसलाबाद से अरेस्ट करवाते, क्योंकि आपकी जुरिडिक्शन में थे। आप इस्लामाबाद भेज के वो मीडिया स्टंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस थे, इसको मैं जेल में तो बड़ा देखता रहा हूँ कि वहाँ पे जो उस वक्त चूँकि पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट थी, वफाक में भी उनकी थी, तो बड़ी सख्ती थी। शुरू में मुलाकातें बड़ी ज़बरदस्त होती रहीं, लेकिन उसके बाद मुलाकात भी बड़ी टफ कर दी गई। फिर इनसाइड जो थी स्टोरी के इनको इकट्ठे भी नहीं रखा जाता था। आप ये देखें कि उस वक्त जो केस के तफ्तीशी थे वो कौन से अफसरान थे? जो इंतहाई प्रो PTI के लोग थे और वो फोकस करते थे कि नून लीग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करनी है। हो सकता है शहबाज शरीफ के दौर में जब वो पंजाब में CM थे तो उस दौर में उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली थी या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई होगी। अच्छा, ये आप इंडिकेट कर रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ कि ये जब भी कोई पार्टी आती है वो अपने ओपोनेंट के ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जिसका अदालत ने भी बहुत से केसेस में बारहा जिक्र किया है कि ऐसा लग रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अब मसला ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई, आपने बरी कर दिया। जो इतना टाइम, जो इतने रिसोर्सेज लगे, अब जो अदालत का भी टाइम लगा, उस वक्त क्यों नहीं ये साबित हो सका? क्या उस वक्त सबूत, वो केसेस चल रहे हैं, तारीख पे तारीख मिल रही है, कभी ज़मानत पे वो जा रहे हैं, कभी अदालत में गैर हाज़िरी की दरख्वास्त वकील लेकर जा रहे हैं। अब जो है वो फिर PTI कहती है ये अपने केसेस ख़त्म कराने आए हैं, फिर इमरान खान साहब वाला बयान दोबारा सामने आ जाता है। मेरे ख्याल में शहजाद अकबर को वापस लाना चाहिए और उनका एहतसाब होना चाहिए कि उन्होंने ना सिर्फ कौम का टाइम ज़ाया किया, उन्होंने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया
किया। उसके बाद जो आप और सब मीडिया का जो टाइम उन्होंने इस्तेमाल किया, 2-2 घंटे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती थी, पूरी फाइल लेकर वो बैठते थे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये हो गया और ये पैसा लूट कर चले गए। वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया था। उसके बाद वो बयानिया जब ख़त्म हुआ, उसके बाद एक साजिश का बयानिया या अल्टीमेटली वो भी ख़त्म हो गया। अब किसी और तरफ जा रहे हैं, तो एक नया बयानिया बनेगा, जो भी बनेगा एक लॉन्ग मार्च कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये क्रेडिट तो आप उनको दें, वो जो बयानिया बनाते हैं देखें वो फिर तोड़ तक पहुंचाते हैं, वो बयानिया होता है। मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया की हद तक होता है। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा था आज से 40-50 साल पहले लगा था जी। आज भी रोटी कपड़ा मकान का नारा लगता है। बयानिया ये होता है। सिप्रा साहब, आप ठहरे ना, बात सुने ना, काम करते हैं ना, आपने आप बात, हर दूसरा बंदा मुझे समझा रहा है कि ये साजिश क्या है। आप सुने, साजिश सुने, उनके खुद सदर जो है उससे भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो साइफर में साजिश का आंसर नहीं है। लेकिन आप ये देखें मकबूलियत उस बयाने की कि जलसागा भरे हुए होते हैं, अब देखें सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, तकरीर सुनने आ जाते हैं ना, फैसला तो आपकी पर्ची पे होना ना कि वोट क्या हुआ और कहाँ पे चलेगा। अब बात है कि प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ वो भी बरी हो गए, उनके बेटे हैं वो भी बरी हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग उन पे इल्ज़ाम क्या था, जो तकारीर की जाती थी, जो बड़े बड़े जलसे होते थे, जो उसमें जो बताया जाता था वही यही बताया जाता था कि बतौर सीएम ये शरीफ खानदान है, इन्होंने यहाँ से सरकारी माल जो है उसको लूटा और उसके बाद बैरून मुल्क उसको, हाँ, चोर डाकू का नारा लगाते थे वो। आज वो दफन हो गया। मुझे बताएं कि इस वक्त जो केसेस चल रहे थे, जिसका अभी तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी और वो ख़त्म हो गए, अब मज़ा आएगा सियासत करने का। देखें ना, एक जमात को आप साइडलाइन कर दें और कहें कि मैं अकेला ही खेलूंगा और वो खेलने की बात तो आपके सामने आ ही गई, तो इस तरह नहीं होती। अब मुकाबला करें, मैदान में आए, दोनों सियासी पार्टियां अब आ गई हैं, केसेस ख़त्म हो रहे हैं उन पे। उसके बाद अच्छा, अब जिसकी बात आ रही है, आपने कहा कि पॉलिटिकल बुनियादों पे पर्चे होते हैं। FIA ने जो पर्चा दिया है ये पॉलिटिकल बुनियादों पे तो नहीं है। ये तो आपका 8 साल से केस इलेक्शन कमिश्नर के पास चल रहा था। इलेक्शन कमिश्नर ने उसका फैसला सुनाया, उसकी रोशनी में इन पे FIA का मुकदमा दर्ज हुआ। अब उसमें अगर गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसमें पॉलिटिकल क्या मामला है? इसमें तो पॉलिटिकल है ही नहीं। वो तो ये बात हो रही है कि जो पार्टी को फंड दिया गया है उसमें खुर्द-बुर्द है, उसकी बुनियाद पर ये FIA ने मुकदमा दर्ज किया। ये जो मौजूदा पर्चा है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे हुआ, इसको आप सियासी नहीं कह सकते। हाँ, फंडिंग की बात वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, नैब में केसेस को लेकर जाएं, सवाल का जवाब देते ना। आपने फॉरेन फंडिंग केस का कह दिया कि ये पॉलिटिकल नहीं है, ऑन बेसिस पर हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने किया डिसीजन। तो 3.5 साल जब PTI की हुकूमत थी तब क्यों नहीं ये डिसीजन आया? क्यों उसको 7 साल लटकाया गया? एक अच्छा खासा टाइम लगा। सही साहब, आप मानते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है? अब आप देखिए, PTI की हुकूमत है पंजाब में, नून लीग के लोगों के ऊपर पर्चे हो रहे हैं, वफाक में नून लीग की है, वो सियासी पर्चे हैं। वो एक आपके नए CM आएंगे वो खत्म हो जाएंगे। नहीं, नए CM आएंगे, खबर दे रहे हैं। ये देखे ना, जब ये सियासी पर्चे हैं जो रिजाइन किया है जिन्होंने मिनिस्टर साहब ने, तो हाशिम डोगर साहब ने इस तरह ट्वीट किया था जैसे वो बंदा इलेक्शन से 2-4 दिन पहले नहीं अनाउंस करता कि जिसका ID कार्ड बनने वाला रह गया वो आके बताए ताकि उसका वोटर लिस्ट में नाम भी डलवाया जाए, ID कार्ड भी बनाया जाए। इन्होंने मैं ट्वीट मेरे पास मौजूद है जिसमें लिखा था कि किसी की FIR रह गई हो तो मेरे इस WhatsApp नंबर पे मुझे मैसेज करे और FIR ताकि वो खत्म करवाए। की हद तक वो वज़ीर दाखिला थे, ये देखें ना, इसलिए शायद उनसे रिजाइन लिया गया है, उन्होंने दिया नहीं। बिल्कुल लिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि ये बिल्कुल वो उस तरह नहीं कर पा रहे थे जिस तरह इमरान खान साहब चाह रहे थे। बिल्कुल तो अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये होता है और PTI को वो लोग पसंद आते हैं जो सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि एक्शंस में भी थोड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले अपनी पार्टी पॉलिसी में। सिप्रा साहब ने अभी कहा कि नए CM आएंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे। मतलब सिप्रा साहब, ये खबर थी या आपने ऐसी बात की? नहीं, तजुर्बे की रोशनी में कहा उन्होंने जी। चले, नए आते हैं या नहीं आते इसको तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल शाह खर्चियों का सिलसिला जो है वो अरूज पर चल रहा है। कभी इस्लामाबाद में पंजाब हाउस की तज़ीनो आराइश हो रही होती है, कभी वज़ीर आला हाउस की तज़ीनो आराइश हो रही होती है, और अब तो एक नया शशका जो है वो ऐड होने वाला है वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में। अब मौजूदा वज़ीर आला उसको एंजॉय कर सकेंगे या नहीं, ये ब्रेक के बाद सिप्रा साहब से पूछते हैं, और वो शशका क्या है ये भी आपको बताएंगे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शाह खर्चियाँ हम डिस्कस कर रहे थे जो कि अब हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमसे मेरी मुराद वो तमाम मतवसत तबका, सफ़ेद पोश लोग जो गरीब तो बेचारे वैसे ही 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है ना, जो मिडिल क्लास था, जो थोड़ा सा अपना
स्टैंडर्ड अप करने की ख्वाहिश रखते हैं, थोड़ा सा अपनी सेविंग्स करके बचत करके कुछ चीज़ें बना लेते हैं घर की, अब तो आप 1-1.5-2 साल से सोचिए ही मत ना कि कुछ हो सकता है, आपका बजट पूरा हो जाए बाय द एंड ऑफ द मंथ, तो यही बड़ी बात होती है। लेकिन वहीं पर बड़े लोगों की बड़ी बातें भी होती हैं, फिर बड़ी बड़ी शाखर्चियाँ भी होती हैं। नई गाड़ी ले लेना आप तो आपके शशके नहीं ख़त्म होते हैं, और आप सोचें नया तैयारा ख़रीदने की तैयारी चल रही है और ऐसे में आपकी जेब से पैसे भी नहीं जा रहे। मतलब मुझे लिटरली बड़ा अजीब लगता है ये खबरें सुनकर कि अब नया तैयारा खरीदा जा रहा है। जी हम प्रोटोकॉल बतौर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर या सूबे के सरबराह होना, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी तो ये है कि आम जो लोग हैं जी उनकी फलाह के मंसूबे बनाए जाएं, और उनके जो मामलात आजकल महंगाई की वजह से हैं या गिरां फरोशी है, दीगर जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल करना, बिलखसूस आटे का बहरान उस पर काबू पाना, गंदम की कीमतों में मुसलसल इजाफा उसको कंट्रोल करना, ये होती है एडमिनिस्ट्रेशन कि आप पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ क्या है कि यहाँ उसके बरक्स हर चीज़ चल रही है। कभी आप कहते हैं कि डिवीजन बन जाए मेरा इलाका, कहीं कहते हैं कि मेरे बेटे को अरबों रुपए मिल जाए फंड्स, वो अपने हल्के में इस्तेमाल कर ले, जा रहे हैं। उसके बाद अब आगे बात के कुछ दिन पहले गाड़ियों की भी बात चली थी कि नई गाड़ियाँ जो हैं खरीद ली जाएँ, और अब है कि प्यारा खरीद लिया जाए, इसके बाद फिर कुछ रह नहीं जाता। तो अब जब आपकी तरजीहात कुछ और हों कि आपने जिस तरह कहा कि नई गाड़ी ले लें तो आप जो है उसकी खुशी कंट्रोल नहीं होती, तो फिर पैसे भी आपकी जेब से ना हो, हमारे और आपके टैक्सेस का पैसा जो कौमी ख़जाने से पैसा जाए, तो मैं क्या कहूँ इस पे। बड़ी अजीब सी बात लगती है। सिब्र साहब आपने गाड़ियों का जिक्र किया, यहाँ पर जो मिनिस्टर्स की फौज है उनके भी वही डिमांड्स हैं कि जी पुरानी हो गई हैं गाड़ियाँ नई लेके दें, और उसको बारहा हमने रिपोर्ट भी किया, लेकिन गाड़ियाँ पसंद आती नहीं, गाड़ियाँ पसंद आती नहीं है उनको, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, फिर समरीज आती है, वो प्रूव भी हो जाती है। अब ये पुराना जहाज जो ऑलरेडी मौजूद है, एग्जिस्ट करता है तैयार, उसको बेचने के लिए रख दिया है। क्या सॉरी, मेरा ख्याल है खान साहब को वो दे देंगे। नहीं वो बेच रहे हैं जी, कीमत का तयन अभी नहीं हुआ, लेकिन नया तैयारा खरीदा जाएगा। ये ऐसा नहीं लगता कि हम जब सब्सिडीज़ ख़त्म करते हैं तो आवाम को कहते हैं बड़े मुश्किल हालात हैं जी, मुआशी तौर पर पाकिस्तान जो है ना वो अभी बड़ी मुश्किल से दो चार है, कुर्बानी दें सारे, तो ये जो नई नई चीज़ें खरीदी जा रही हैं ये कुर्बानी के ज़ुमरे में क्यों नहीं आती? सीमल, ये हमारे जितने भी मामलात हैं, जितने अवामी मसाइल हैं, वो तो बड़े मुश्किल हैं। वो जब भी बात की जाएगी तो उस पर काबू पाना, वो कहते हैं जी कि फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, कीमतें वो बढ़ा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहेगी कि पंजाब गवर्नमेंट का काम है, इसमें तो यही चलता है। और अगर सीएम का नया दफ्तर बनना हो, सीएम की गाड़ी के टायर डलने हो, सीएम के लिए जहाज़ खरीदना हो, मिनिस्टर्स के लिए गाड़ियाँ खरीदनी गाड़ी हो, से याद आया, मुझे याद है करोड़ों रुपए के टायर भी चेंज, और मिनिस्टर्स के मैं देखता हूँ पीएसओ, मैं अभी एक एक्साइज में बैठा हुआ था एक दिन, तो वहाँ पे वो मिनिस्टर साहब के पीएसओ का फ़ोन आया था कि परसों तक फलान गाड़ी जो है फलान नंबर की इसको तैयार करके भिजवा दें। तो डीजी साहब ने कहा जी कि फौरी तौर पर अंदर खाते भी काम चल रहे होते हैं। फिर इनके घरों में गाड़ियाँ गई होती हैं महकमों की, पेट्रोल सारा डीजल सारा यहीं से जा रहा होता है। तो ये तो हमारे लिए मुश्किलात हैं कि आवाम के लिए क्या करना है। सारा दिन सुबह देखें यूटिलिटी स्टोर अभी खुलता नहीं, तो लोगों की लंबी लाइनें लगी होती हैं, मजदूर अफराद भी उसमें लाइनों में खड़े होते हैं। तो इस पर तो फोकस है ही नहीं, और मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसका तो बिल्कुल ही अवामी मसाइल पे कोई फोकस नहीं है। गुजरात पे है, मंडी बहाउद्दीन पे है, अगर किसी अफसर ने बात नहीं मानी तो उसको OSD करने पे है, किस तरह तमाम फंड्स जो हैं वो गुजरात रीजन पे लगा के अपना वोट बैंक मजबूत करना है, किस तरह DPO मंडी बहाउद्दीन लगा के अपने सियासी मकासद हासिल करने हैं, किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करना है, इसी पे चल रहा है। बिल्कुल। अब तो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मसाइल गिनवाने पे आए तो साहिब साहब एक बहुत लंबी लिस्ट है, वो डेंगू से शुरू होकर स्मोक पर ख़त्म होगी, जिस पर नुमाइशी तौर पर तो इकदाम किए जाते हैं, हो सकता है ये ऐलानात भी किए जाते हैं, होता कुछ नहीं। वज़ीर आला साहब ने मेरा ख्याल है सलाहज़दा इलाकों का तो कोई विजिट नहीं किया, हो सकता है जहाज पुराना हो गया हो, वहाँ तक नहीं जा सकता। ठीक है, आप कह रहे हैं इतना डाई हार्ड फैन जो है ना, मैंने नहीं आज तक देखा। वो कह रहे हैं कि ये तैयारा भी आवाम के लिए ही खरीदा, इसमें बैठकर वो दौरा करेंगे जी, आवाम को नजर आएगा अच्छा नया तैयारा ले लिया। लेकिन अफसोस होता है ऐसी चीज़ों पर कि यही पैसे बचाकर आप रिलीफ भी दे सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सारा सारा दिन गुजार देते हैं और घर आने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, और फिर वो गुर्बत की लकीर से इतना नीचे चले जाते हैं कि मुआशरे में शायद लोग आपस में बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, इस डिफरेंस को जो बढ़ता चला जा रहा है, रियासत स्टेट जब नज़र ना आए तो फिर अफसोस होता है। और ऐसे में मैं सिर्फ सियासतदानों को ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी को भी थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि दे कैन क्वेश्चन
वो इस चीज़ को क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ज़रूरी चीज़ें क्या हैं और क्या नहीं। जैसे आपने कहा कि अपने अपने मकासद के लिए तो फंड्स इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, लेकिन आपका सूबे का दारुल खिलाफा लाहौर शहर में इतने मसाइल हैं, तो फिर जब आप सबर्ब्स में चले जाएं या छोटे शहरों में चले जाएं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने शहर हैं। तो फिर इसका मतलब कि पूरे पंजाब में या हर सूबे के शहर के लोग ये दुआ करना शुरू कर दें कि हमारे इलाके से वज़ीर आला बन जाए या हमारे इलाके से कोई मिनिस्टर बन जाए तो शायद हमारे इलाके की सुनी जाए, वरना कोई पूछने वाला नहीं होगा। और यही हो रहा है। लाहौर से मेजॉरिटी जो MPs हैं उनका ताल्लुक क्योंकि ऑपोजिशन की जमात से है, ना उनको फंड्स मिलते हैं ना उनको काम करने दिया जाता है, अपने तय जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जहाँ महंगाई का जिक्र हो रहा था सिप्रा साहब, वहीं पर सरकारी नेफ़नामा तब्दील हो रहा है जी। और रोटी 13 रुपये कह रहे हैं, नान 20 रुपये कह रहे हैं, चावल 230 रुपये, अब दालें जो है वो कह रहे हैं सस्ती हो जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ सरकारी नेफ़नामे की हद तक होंगी। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अमल दरामद इस पर कोई नहीं होता है। देखो रोटी 13 रुपये, इसका वजन कितना है? बेसिकली तो वजन का मसला है ना कि आप वजन कितने ग्राम की रोटी दे रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह मैंने पहले आटे का बहरान की बात की, ये बहरान अब बढ़ना है। थोड़ा सा आप सैलाब का आपने जिक्र किया, अब देखिएगा सिंध में जो अभी गंदम की काश्त होनी है सिंध में नहीं होगी क्योंकि वो ज़मीन काबिल काश्त नहीं रही, सिंध से हमें गंदम नहीं मिले और जो थी वो और पंजाब के जो एरियाज इफेक्ट हुए हैं सैलाब की वजह से वहाँ से भी गंदम नहीं आएगी। वहाँ गन्ना लोग काश्त करेंगे ये उसकी या धान काश्त करेंगे क्योंकि वो ज़मीन इस काबिल नहीं रही कि गंदम की वहाँ पर काश्त हो सके। अब ये बहरान हमारा साल 1.5 साल ये इसी तरह चलेगा। रोटी क्यों महंगी हो रही है? आपकी फ्लोर मिल्स क्या कह रही हैं कि हमें जो गंदम मिल रही है वो महंगे दामों मिल रही है। जब उनको महंगे दामों मिलेगी उसके साथ उनको बिजली की कीमत जो मिल वो भी महंगी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ जो लेबर है उसके जो उजरत है वो भी गवर्नमेंट ने कहा कि इनको मैक्सिमम उजरत दी जाए। ये तमाम फैक्टर्स जब मिलते हैं तो उसका आखिरी बोझ जो होता है वो गरीब और मतवसत तबका होता है जो ट्रक के पीछे लाइन में लगा होता है कि मैं एक बैग जो है आटे का ले लूँ, उसकी जेब पर बोझ आ रहा होता है। बेसिकली ये सारी खाने पीने की जो अशिया होती हैं इस पर हुकूमतें सब्सिडी देती हैं, वो सारा बोझ अपने पे लेती हैं ताकि जो आम जो लोग हैं, जो मजदूर तबका है, जो रोज़ाना उजरत कमाकर अपने ख़ानदान की कफालत करता है, उनको रिलीफ दिया जाए। अब 13 रुपए की रोटी, मेरे ख्याल में ये रोटी या 6 रुपए या 7 रुपए की होनी चाहिए, हद आप 8 रुपए की कर लें। अभी 15 रुपए की बिक रही है, अब 13 रुपए आपने आप फील्ड में शो करती हैं, कभी आपको कोई चीज़ इस निर्खनामे के मुताबिक मिली? कभी नहीं मिली। ये हाँ मिलती है, आप AC साहिबा को या साहब को साथ ले जाएं, आप प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को लाइन अप कर लें, तो ऐसे पूरा कॉस्मेटिक अरेंजमेंट किया होता है, कीमतें लिखी हुई होती है। मटन का लिखा है 1500 रुपये, इक्का दुक्का अफसरान को छोड़ के, ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ के, कभी अपनी तनख्वाह से चीज़ें खरीदी हों तो फिर पता चले, या साहब की फैमिली जाके तो ग्रॉसरी। मेरा सवाल ये, सरकारी नेफ़नामा जारी क्यों किया जाता है? सिप्रा साहब आप बड़े लॉन्गर रन की बात कर रहे थे और 1.5 साल में हमें इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। जो गंदम की शॉर्टेज का आप जिक्र कर रहे हैं, ये आपको बाहर से मंगानी पड़ेगी और फिर आटा और महंगा हो जाएगा। और ये शॉर्टेज जो है वो उस वक्त जो भी गवर्नमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं लगता कब किसकी क्या गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट होगी उसके लिए बड़ा चैलेंज। गंदम होगी, उसके बाद आपकी दीगर जो आपकी सब्जियां हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल ज़राए अजनास के ऊपर जो है इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि हम डे टू डे बेसिस पर बात कर रहे होते हैं, तो ये जो सरकारी नेफ़नामा है, जिसे मैं फैंटेसी पेपर कहती हूँ, मैं तो सोच रही हूँ बचपन से ही कहती आ रही हूँ, ये फैंटेसी पेपर है। मुझे बताएं कि 20 रुपए का इन्होंने नान कर दिया है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये उनके लिए हवाले से बात करना नहीं है, वो 25 या 30 रुपए में नाश्ता करते थे। क्या होता था कि 20 रुपए के चने लिए 5-5 या 7-7 के 2 नान लिए, वो नाश्ता कर लेते। अब 25 रुपए का नान है मार्केट में, वो भी सादा नान है। और रोगनी नान की बात करें तो वो 50 रुपए। अभी आप कह रहे हैं निर्खनामे 80 रुपए का लेकर आई हूँ मैं, कहाँ से 50 रुपए का मिल रहा है? मैंने कल रात को खाया 80 रुपए का रोगनी नान, तिल लगे हुए थे उसके ऊपर, थोड़ा सा उसको और फैंसी बना दे तो वो 10-20 रुपए। मकसद है कि गवर्नमेंट ने निर्खनामा या रेट लिस्ट दे दी, इस पर अमल दरामद कौन कराएगा? आप इतवार बाजार लगाते हैं, एक बाजार लगता है आपके, किसी भी आपका असिस्टेंट कमिश्नर है, एरिया है, जो आप अभी मैं देख रहा था वो क्या है कि मजिस्ट्रेट्स की तादाद उन्होंने बढ़ा दी है, प्राइस जितनी देर वो बाजार में रहता है रेट ठीक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो एक आपने पेपर। भाभी ने आपको सब्जी लेने भेजा हो, रोज दूध लेके आओ, तो कभी आपने उनसे सवाल किया है कि सरकारी नेफ़नामे पर ये कीमत है, भैया आप क्यों ज्यादा में? नहीं तो वो मंडी देखे ना, दोनों जगह में सवाल क्या करना है, ले आना बस, ठीक है खामोशी से। दूसरी बात ये है कि उनको जो रेट में मिलेगा उन्होंने भी तो कुछ कमाना है। आप देखें, आप रोटी की बात कर रहे हैं कि 13 रुपये में क्यों मिल रही है, 15 रुपये में क्यों मिल रही है, आप उनके भी तो मसाइल देखें ना। उनको आटा कितने का मिल रहा है, बिजली कितने की मिल रही है, गैस कितने की मिल रही है, मजदूरी देनी है, वो दुकान का किराया देना है, ये चीज़ें भी तो देखें। आपको चाहिए कि इस पे सब्सिडी दें गंदम पे। लेकिन ये चीज़ें कोई देखता है? ये जब आप प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स
एसी साहब या डीसी साहब खुद भी छापे मारते हैं इसको चेक करने के लिए, 2-2 हजार रुपया जुर्माना कर दिया जाता है दुकानदार को। उसके अलावा भी उन्होंने लगता है कहीं ना कहीं फोकस सिर्फ उनका प्राइस कंट्रोल है, लेकिन हो नहीं रहा। आखिरी दफा कब आपने उनका चलिए सिप्रा साहब का ये सवाल मैं नोट कर लेती हूँ, क्योंकि आज हमारे शो में गेस्ट भी डीसी साहब ही हैं और ये खबर जो है मैं उनके साथ जरूर डिस्कस करूंगी और उनसे पूछूंगी कि सर छापे मारने का असर क्या होता है, क्योंकि 2 दिन बाद या इवन 2 घंटे बाद आप सेम जगह पर चले जाएं तो वो दुकानदार अपनी मनमानी कीमत वसूल कर रहे होते हैं, बड़े ढिलाई से कह रहे होते हैं कि 2000 अगर हमें जुर्माना कर जाते हैं तो वो हम दुकानदारों से पूरा ग्राहकों से पूरा कर भी लेते हैं। मैंने खुद इस पर शो किया, तो डीसी साहब से इस पर जरूर सवाल करूंगी। फिलहाल हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आज दुनिया भर में वर्ल्ड साइट डे यानी कि आँखों का आलमी दिन, आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो मनाया जा रहा है। इसकी बीमारियों के हवाले से और इसकी प्रॉब्लम्स के हवाले से डॉक्टर हजरात जो हैं वो डिफरेंट वर्कशॉप्स, डिफरेंट सेमिनार्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ आवाम को अवेयरनेस देते हैं, बल्कि वो तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनके पॉइंट्स बताते हैं, ताकि हम इस नेमत को ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए बचा सके और इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सके। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और सिटी 10 का ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए कोशिश करेंगे कि तमाम लाहौरियों को अगर आपको पता है तो रिमाइंड, और अगर नहीं पता तो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दें कि कैसे हम आंखों जैसी खूबसूरत नेमत को ना सिर्फ बचा सकते हैं और अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर हुमा कियानी साहिबा मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं फातिमा जना मेडिकल कॉलेज से, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवी के लिए। और हमारे साथ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर हमाद अयूब, आई स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने के लिए। डॉक्टर साहबा, चूँकि आप मेरे करीब बैठी हैं और हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं और मैं आप डॉक्टर हजरात की बड़ी शुक्रगुजार होती हूँ कि अपने कीमती टाइम में से आप लोग वक्त निकालते हैं सिर्फ इलाज के लिए नहीं बल्कि लोगों को प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस देने के लिए। तो वर्ल्ड साइट डे असल में है क्या, यहाँ से शुरू करें। थैंक यू सो मच जी फॉर हैविंग अस ऑन द शो। आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है और क्योंकि आज दुनिया में वर्ल्ड साइट डे मनाया जा रहा है तो इसकी थोड़ी सी बेसिक्स पता होनी चाहिए। दिस इज़ एक इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, एक एजेंसी है जिसने ये एक बड़ा इनिशिएटिव उठाया और दुनिया वर्ल्ड में पहले विजन 2020 के नाम से डिफरेंट प्रोग्राम्स होते रहे। अब इन्होंने 2020 के अलावा ये वर्ल्ड साइट डे जो एवरी सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, तो इस बार एवरी ईयर आता है, तो इस बार ये 13 अक्टूबर को पेश हुआ है। लास्ट ईयर इसके डिफरेंट थीम्स रखी जाती हैं। लास्ट ईयर इसकी थीम थी लव योर आइज और उसमें 3 मिलियन लोगों को अवेयरनेस दी एंड दे रीच दैट। इस साल इन्होंने उसको कंटिन्यूशन करके लव योर आइज को 5 मिलियन तक ले गए हैं। और अभी मेरे आने से पहले जब मैं पढ़ रही थी मैं देख रही थी कि उसमें ये दे ऑलरेडी रीच द और 101% बियॉन्ड चले गए कि ये इन्होंने इतनी अवेयरनेस दुनिया में इसकी फैला दी है कि हर तक करें। हम जो हैं एज मेडिकल एजुकेशनिस्ट एंड स्टूडेंट्स, अब मैं आने से पहले अपनी फोर्थ है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस के पूरा एक लेक्चर देकर आई हूँ। सो इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने लव योर आइज़ प्रोटेक्ट योर आइज़ का कॉन्सेप्ट है कि आपने कितनी अपने स्टूडेंट्स को, अपनी दुनिया को, अपने मुल्क के बच्चों को, बड़ों को ये अवेयरनेस देनी है कि आप अपनी क्या विजन चेक करवाते हैं। क्या आप में बहुत से लोगों में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं हो रही थी, पेरेंट्स को पता नहीं होता। इसी तरह बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी आई साइट वीक है, सो वो इसी तरह चल रहे हैं, हेडेक हो रही है, आई स्ट्रेन हो रहा है, बहुत से काम छोड़ देते हैं करना, बच्चे पढ़ाई ठीक नहीं कर रहे होते, पेरेंट्स को अंदाज़ा नहीं हो रहा, बहुत सी चीज़ों में इश्यूज आ रहे हैं, फोकस नहीं आ रही। और तो उन सारी चीज़ों का ना इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये इस अवेयरनेस करें कि आप अपने एटलीस्ट साल में नहीं तो 2 साल में एक दफ़ा आई एग्जामिनेशन करवाएं, देखिएगा कोई इश्यूज हैं ताकि वो जल्दी पिक हो जाए और बच्चे और सारे के सारे कंफर्टेबल रहें। डॉक्टर साहिबा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ पे तो हम बड़ा फोकस करते हैं कि जी आप अपनी ब्लड स्क्रीनिंग एवरी 6 मंथ्स नहीं तो कम से कम 1 साल में कराएं और वैसे ही आईसाइट चेक कराना भी उतना ही ज़रूरी है। और डॉक्टर हमाद आपकी तरफ में आऊँगी, जैसे भी डॉक्टर साहिबा कह रही थी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा इत्तफाक हुआ था कि सर में दर्द रहना शुरू हुआ और जब आईसाइट चेक कराई तो कमज़ोर थी, ग्लासेस लगी तो लगा दुनिया रोशन हो गई। मतलब
मतलब मैं इतने सालों से कैसे रह रही हूँ कि आउट ऑफ फोकस जिंदगी गुजारी और पता ही नहीं है आई साइड वीक है। तो हम जैसों का ये हाल है, तो लोग तो बेचारे इसको बिल्कुल ही ईजी ले लेते हैं। बिल्कुल ईजी लेते हैं वो लोग, उनको अक्सर पता ही नहीं होता कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैंने जैसे कहा ना, मुझे एक्चुअली ये फीलिंग आई मेरी दुनिया रोशन हो गई, मेरी चीज़ें फोकस हो गई। तो इसका हल एक ही है कि साल में 1 या 2 दफ़ा अपनी आँखों का मुआयना ज़रूर एक स्पेशलिस्ट से करवाएं। अक्सर इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी आँखों में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि जिनके कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं होते, मरीज़ को पता नहीं चलता, लेकिन वो स्लोली सिमर कर रही होती हैं और आँखों को मुतासर कर रही होती हैं। उसमें से चंद एक जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक काला मोतिया की बीमारी है, इसी तरह एक डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जो कि आपको पता है कि डायबिटीज़ जो है इस वक्त एक ग्लोबली एक एपिडेमिक की सूरत इख्तियार कर सकती है, और इसी तरह और उसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेशन है जो कि आँखों को मुतासर करती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना असरअंदाज होती रहती है, और जब वो आपकी सेंट्रल विजन को मुतासर करती है तो फिर पेशेंट को पता चलता है। लेकिन अगर वो अपना डायबिटिक पेशेंट, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट, अगर वो अपनी आँखों का मुआयना हर साल कराते रहें तो इसका इलाज मुमकिन है, उसकी डिटेक्शन मुमकिन है। एक दफ़ा आँखें अगर उस बीमारी से मुतासिर हो जाएं तो उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आँख ज़ाया भी हो सकती है। बिल्कुल, और ये पोटेंशियली ब्लाइंडिंग डिजीज़ बन जाती है, आप उससे बिल्कुल अंधापन आपको आ सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि बार बार ये फोकस किया जा रहा है कि आप अपनी आंखों का मुआयना ज़रूर कराएं, और यकीन जानिए कि ये कोई इतना एक्सपेंसिव काम नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते। यू डोंट हैव टू गो टू हॉस्पिटल टू डू दैट। आप इनिशियली चेकअप अपने इर्द गिर्द के जो फैसिलिटी सेंटर हैं वहाँ से भी कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ में आऊँगी, जैसे भी प्रोफेसर साहब ने कहा कि डायबिटीज़ से इसका बड़ा लिंक है कि डायबिटीज़ जिसको है उसको तो लाजमी कराना चाहिए। वहीं मैं समझती हूँ कि एक और फोकस जो आज नीड ऑफ द आवर है पाकिस्तान में, वो बच्चों की आई साइट का है कि बच्चों में कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स पिक करके उनको चेक करा सकते हैं कि इनकी आई साइट का प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं आपने जो सवाल किया दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो मुझे था कि इसका मिलके बात में करना भी चाहती थी। आज पहले ज़माने में होता था कि आपकी स्कूल्स की जो एंट्री पे मेडिकल इवैल्यूएशन नहीं होती थी। अब ये माशाल्लाह ये सिस्टम्स काफ़ी आगे हैं, और हेल्थ पॉलिसीज़ और हेल्थ सिस्टम्स ने बड़ा इसको इनकरेज किया है कि बच्चों की आई साइट्स चेक होती हैं। टीचर्स बड़ी अवेयर हो गई हैं, और ये कि जब वो बच्चे क्लास में बैठे हों, या जिस वजह से वो होता है जो नटखट से बच्चे होते हैं, वो किसी वजह से अगर पीछे बैठे हों तो आगे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको पीछे बोर्ड नज़र नहीं आ रहा होता। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज ये पिकअप भी होता है कि आप पेशेंट जो बच्चा जो है जो पीछे बैठा है, पीछे नहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, पढ़ नहीं रहा, देख नहीं रहा, काम फोकस नहीं कर रहा, तो आगे जाने की कोशिश कर रहा था। घरों में भी टीवी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। अपने जो स्मार्टफोन या कोई चीज़ें जो टैब्स आपका होता है सारी दुनिया में इस्तेमाल करिए, वो बिल्कुल अपने फेस के सामने उन्हें रखा होता है। पढ़ाई में स्क्रिबल कर रहे हैं, इन बिटवीन द लाइन्स लिख रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है प्लस साथ में आई स्ट्रेन रब कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा नहीं आ रहा है, हेडेक्स हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें सिम्टम्स बन जाते हैं जो ईजिली पिकअप होते हैं कि जी इनके विजन क्या हो। फिर टीचर्स और पेरेंट्स वो फिर लेकर आते हैं। एंड आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र में है, बच्चों की सुननी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे अगर कह रहे हैं या कोई कह रहे हैं ना कि मुझे सर में दर्द है या मुझे नज़र नहीं आ रहा, बहुत दफ़ा होता है कि नहीं ये शायद ऐसे ही कह रहे हैं। ज़रूर उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी एग्जामिनेशन करवानी चाहिए कि यूल बी सरप्राइज्ड कि उनकी नज़र कितनी इंप्रूव हो जाती है और कितना वो स्कूल में और चीज़ों में बेहतर करना शुरू कर देते हैं। परफॉर्मेंस और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डोंट लेट गो व्हाट योर चाइल्ड इज टेलिंग यू, इट्स अबाउट एवरीथिंग। उनके हेल्थ सिम्टम्स हैं या उनके इमोशनल सिम्टम्स हैं, गिव देम टाइम, गिव देम फोकस। जो वो कह रहे हैं एटलीस्ट उनकी बात जरूर सुनें। आपने बड़ी अच्छी बात की। प्रोफेसर साहब, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब भी कह रही थी कि स्क्रीन गैजेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस्तेमाल और नागुज़ीर हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते कि स्क्रीन टाइम तो देना ही देना है। ये किस हद तक, कितने % इसका जो कहते हैं ना कि क्रेडिट इसको जाता है कि आंखें ख़राब हो रही हैं तो ये स्क्रीन्स की वजह से हो रही हैं या गैजेट्स की वजह से? बच्चों में तो ये प्रूवन है कि बच्चों में अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा, स्पेशली छोटी एज के बच्चों में, मैं 4, 5, 6 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, अगर उन बच्चों में स्क्रीन टाइम आप ज़्यादा करेंगे। और ज़्यादा से आपकी क्या मुराद है, कितने आवर्स? मोर देन 2 आवर्स। मोर देन 2 आवर्स ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप उसको और कंटिन्यूसली, ठीक है, अगर वो बच्चों में ज़्यादा होगा तो उनमें आई साइट के वीक होने का और उनके में
ऐनक लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, एक तो ये चीज़ प्रूवन है। दूसरी चीज़ जो उनमें स्पेशली बच्चों में गैजेट के इस्तेमाल से जो चीज़ आती है वो उनमें आई स्ट्रेन, स्ट्रेस। बच्चे, माएँ ये करती हैं कि अपना घरेलू काम करने के लिए उनको टाइम मिल जाता है, बच्चे को मोबाइल फ़ोन पे लगा देती हैं, बच्चा 2-2 3-3 घंटे के लिए। हर चीज़ माओ पे ना डालें, बाप भी उतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेरी कोई पेरेंट उनको भी देखना चाहिए, कंबाइन कर दें, कंबाइन कर लेते हैं पेरेंट्स कहते हैं, वरना मैं और डॉक्टर साहिबा जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। पेरेंट्स कह देते हैं। लेकिन उनको बिजी करने के लिए उनको मोबाइल फ़ोन थमा दिया जाता है और वो 2-3 घंटे के लिए, और वो कंटिन्यूसली नियर वर्क करते रहते हैं। ठीक है, और उनकी आंखों में स्ट्रेन, और आंखों की एक कैपेसिटी है नियर वर्क करने की। जब वो फारिग होती हैं अपने काम से, उसके बाद अब बच्चे को मैंने पढ़ाना है, ठीक है, और वो अपना जो नियर वर्क का जो टाइम है वो ऑलरेडी पूरा कर चुका हुआ है, और जब वो उसको पढ़ाने के लिए बैठी है तो बच्चे को दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक ऑफ। ठीक है, इसके अलावा बड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि स्पेशली जो आईटी प्रोफेशनल हैं, आप देखें कितने लोग हैं स्क्रीन के सामने जुड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है ना, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, अब आपके साथ स्क्रीन आंखों की एक कैपेसिटी है। ठीक है, जब हम दूर देख रहे होते हैं तो हमारी आंखें, आप आसान अल्फाज में, वो रेस्ट कर रही होती हैं, और जब हम नज़दीक देख रहे होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली एट वर्क, राइट। सो एक तो इसका एक बड़ा गोल्डन रूल है जिसे कहा जाता है 20-20-20 रूल। जब आपने 20 मिनट अपनी स्क्रीन पे काम कर लिया है, उसके बाद जस्ट 20 सेकंड के लिए दूर 20 फुट देखना शुरू कर दें, तो आपकी आंखें रिलैक्स कर बड़े जाएंगी। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो खला में घूरना शुरू कर दें, ये आपकी आंखों को रेस्ट एग्जैक्टली। मैं तो ये भी कहती हूँ कि इसका और भी कर सकते हैं कि आप 20 मिनट पढ़ाई करें, जो कुछ करना है, 20 मिनट्स के बाद आप 20 मिनट्स के लिए 20 सेकंड्स के लिए आईज क्लोज कर लें। ठीक है, रिलैक्स कर लें अपनी आईज, 20 सेकंड्स को आईज क्लोज करके 20 सेकंड्स के लिए आप जब दूर देखेंगे तो एक स्पैज़म होता है आंख का, वो ब्रेक हो जाता है और वो रिलैक्स हो जाती है। इस सिलसिले में मैं एक और बात कहूं, जो आंखों को रेस्ट देने वाली बात है, तो दूर देखने वाली होती है। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने से 2 घंटे काम कर लिया, उसके बाद जब हम थक जाते हैं तो उसके बाद यार मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं रेस्ट करता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं कि हम अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के उससे भी छोटी स्क्रीन के यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग रेस्ट टू आवर आईज हम उनको और ज़्यादा थका रहे हैं, और ज़्यादा थका रहे हैं। तो बेहतरीन यही है कि उस आंखें बंद करके या अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ थोड़ी सी गपशप कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। हमने खाना भी उधर ही है, उधर रखना है और साथ ही खाई जा रहे हैं। ठीक है, सही। नहीं, ये बड़ा सिंपल सा रूल है जी, 20-20 जो रूल डॉक्टर साहब ने बताया कि 20 मिनट अगर आप काम करें तो 20 सेकंड्स पता भी नहीं लगता कब गुजर जाते हैं। आप अपनी आंखों को रिलैक्स कर लें, मोबाइल अगर 20 सेकंड्स तक नहीं पकड़ेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। नॉर्मली बच्चों या बड़ों में जब आपकी आईसाइट गिरना शुरू हो जाती है तो अमूमन ये कहा जाता है कि फिर वो गिरती चली जाती है, फुल स्टॉप नहीं लगता। इज इट ट्रू, या अगर आप ग्लासेस लगा ले तो आप उस प्रोसेस को ज़्यादा डिले कर सकते हैं, थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है? इसमें ना 2-3 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। एक इसमें जेनेटिक भी आता है। ठीक है, जेनेटिक इन द सेंस कि अगर पेरेंट्स लाइक फैमिलीज़ में लाइक दोनों पेरेंट्स ग्लासेस लगाते हैं वगैरह तो उनके जेनेटिक भी है। सो उन बच्चों को डिपेंडिंग के हाउ उनका कितना नंबर ज़्यादा है तो वो बच्चों में ऑटोमेटिकली ज़रा ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, इसके 2 कॉन्सेप्ट्स है, कहते हैं फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल है कि वो बढ़ रहा है लेकिन कहीं पे आके स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और एक उसकी फॉर्म है जिसे कहते हैं पैथोलॉजिकल कि वो बढ़ता ही जाएगा। मिसन हर साल अगर आप अपनी आई एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो अगर हर साल 1 नंबर में से डायबिटा में हम कहते हैं, लेकिन अगर 1 नंबर या 0.75 हर साल बढ़ रहा है तो और वो नहीं रुक रहा तो हम इसको पैथोलॉजी कह रहे हैं, इसका मतलब वो डिजीज स्टेट में जा रहा है। ठीक है, अगर वो हर साल इस तरह नहीं बढ़ रहा, कुछ सालों बाद थोड़ा सा नंबर बढ़ता है और कहीं पे आफ्टर बेसिकली शुरू होता है टीनेजर्स में ज़्यादा, यू नो व्हेन यू ग्रोइंग अप, आपका स्प्राउट आ रहा है, बॉडी बड़ी हो रही है, आंखें भी बड़ी हो रही हैं, तो वो जल्दी से नंबर बढ़ते हैं। फिर जब 21-22 के जब होते हैं तो ये सेटल डाउन कर जाता है। तो वो बहुत से लोगों में ये सेटल डाउन कर जाता है और एक जगह पे स्टेबिलिटी आ जाती है। और ये पेशेंट और एनवायरनमेंट पे मैटर करते कितना कर रहे हैं, तो ये मल्टीफैक्टोरियल। और ये रूल आउट करना डॉक्टर का काम होता है कि वो एक्चुअली डिजीज है या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन द एंड डॉक्टर हमाद आपसे मैं मैसेज लेना चाहूंगी। एक बात और मैं कहूँगा आपको नाज़रीन के लिए कि उन लोगों को इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए कि उनका नंबर कितना बढ़ गया। ठीक है,
लोगों को इस चीज़ से परेशान होना चाहिए कि उनको नज़र नहीं आ रहा है, राइट। अगर उनके साथ उनकी नज़र कंप्लीट है और वो लास्ट लाइन तक पढ़ सकते हैं, इसका मतलब है कि उनकी आंखें हेल्दी हैं, नथिंग रॉन्ग, जस्ट ग्लासेस लगते हैं उनको। ऐनक लगाएं, बिकॉज ये फिजियोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट है कि जी नहीं करना, ये बहुत से लोग हमारी शक्ल ही अच्छी लगे कि आप कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा सकते हैं लेटर ऑन, लेजर्स अवेलेबल हैं आफ्टर 20 एज ऑफ 21 वगैरह, ट्रीटमेंट से, लेकिन अपनी देखें, दुनिया को देखें, विजन अपनी जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ऐनक लगा लें और प्रिवेंशन करें। खूबसूरत बात की डॉक्टर हुमा ने भी और डॉक्टर हमाद ने भी, जिस पर शो शुरू हुआ था, हमारा ये सेगमेंट शुरू हुआ था, और उसी पर मैं उनका शुक्रिया भी करूंगी कि दुनिया बड़ी खूबसूरत है, आपको नज़र आनी चाहिए, और नज़र आने के लिए आपकी आंखें हेल्दी होनी चाहिए, वो चाहे विद ग्लासेस हो या विदाउट ग्लासेस हो, आपने सिर्फ उसको सॉर्ट आउट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, खुदारा उसका ट्रीटमेंट कराइए, प्रोलॉन्ग करने से मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शहर लाहौर की जब भी बात होती है, जहां बहुत से मसाइल आते हैं, मैं हमेशा कहती हूं कि मेट्रोपॉलिटन शहर के बहुत से चैलेंजेस भी होते हैं। हर रोज़ हर दिन एक नई चैलेंज जो है वो उसको लेकर आगे चलते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा ये चीज़ों को मैनेज करना, उनको साथ लेकर चलना, उनके लिए डेफिनेटली एक प्रेशर भी होता है, एक चैलेंज भी होता है, और अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो फिर उनकी तारीफ भी होती है, ना सिर्फ शहरियों की तरफ से बल्कि मीडिया की तरफ से भी। आजकल लाहौर का सबसे बड़ा मसला अगर मैं कहूँ तो वो स्मॉग के हवाले से चल रहा है कि स्मॉग पर काबू पाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की हिकमत अमली क्या है। जहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर है, जहाँ पर शहरियों का प्रेशर है, वहीं पर अदालत की तरफ से भी इस तरह के डिसीजंस आ रहे हैं कि जी डिप्टी कमिश्नर साहब जिम्मेदार हैं और उन्होंने मेक श्योर करना है कि ना फसलों को आग लगाई जाए, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों को कंट्रोल किया जाए, तमाम इंतजामिया जो है मुतहर्रिक हो जाए कि इस दफ़ा हमने स्मॉग को कंट्रोल करना है। तो डीसी साहब जो हैं वो अपनी टीम को कैसे लेकर चल रहे हैं, पूरे शहर में उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, उन्हीं से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डीसी लाहौर मोहम्मद अली साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डीसी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी के लिए, एंड दैट्स योर फर्स्ट स्मॉग सीजन जो आप इस दफ़ा लाहौर में केटर करेंगे। क्या प्लानिंग है, प्रेशर आ रहे हैं? कल हाईकोर्ट का बड़ा क्लियर कट डिसीजन आया कि डीसी जिम्मेदार होंगे अगर शहर में स्मॉग हुई और फसलों को आग लगी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शंस भी हैं। इन डायरेक्शंस के अलावा भी हम पहले से इस पे 7 हमारे स्क्वाड्स जो हैं वो एंटी स्मॉग काम कर रहे थे, जिसमें से 5 जो है हमारी हर तहसील में एक स्क्वाड था। इसके अलावा 2 हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं लाहौर में जहाँ ट्रैफिक एंटर होती है, उसमें से जो एमिशंस निकलती हैं या जो धुआं देने वाली गाड़ियाँ हैं उनको चालान करने के लिए या इम्पाउंड करने के लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा सेक्रेटरी इन्वायरमेंट ने हमें 3 एडिशनल स्क्वाड्स दिए हैं, तो अब टोटल 10 हमारी स्पेशल डेडिकेटेड टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं, जिसमें से हमने 2 टीम्स जो हैं वो नाइट शिफ्ट के लिए डिप्यूट की हैं, क्योंकि इस वक्त हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स आ रहे हैं वहाँ से है। उनमें से बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं जो कि वॉल्यूशन कर रहे थे या सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रहे थे, उनको ऑलरेडी नोटिस जा चुके थे, या उनमें से बहुत सारे यूनिट्स जो थे 88 सील अभी रिसेंटली हमने किए हैं, तो वो सील्ड यूनिट्स जो हैं वो रात के वक्त सील तोड़ के तो काम कर रहे थे। तो अब कल रात भी मैं एक जगह गया हूँ, 3 यूनिट्स मैंने देखी हैं, तीनों में टायर वगैरह और वो कार्बन जो था वो इस्तेमाल हो रहा था, जिससे धुआं निकल रहा था। तो ये हमारी जो नाइट स्क्वाड्स हैं उनको भी अब मैं ख़ुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ। सेक्रेटरी इन्वायरमेंट जो है वो भी पर्सनली इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे साथ इन टच हैं। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी साहब के पास बड़ी बाकायदगी से इस पे मीटिंग्स हो रही हैं, और जो मुतल्लिका यहाँ हमारे 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं जिनमें स्मॉग का इशू बड़ा सीवियर होता है, तो उन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और उनके कमिश्नर हज़रात भी उस मीटिंग का हिस्सा होते हैं। तो हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो अगले 2 महीने जिनमें स्मॉग की शिकायत और एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा बड़ा लो हो जाता है, उसको हम बेहतर करने की कोशिश करें। इसके अलावा लाहौर स्पेसिफिक जो इसमें इशू है, यहाँ स्टबल बर्निंग तो उस तरीके से नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके से एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट फिर भी हमारे पास 150 हमारे मौजाजात ऐसे हैं जहाँ पर क्रॉप्स होती हैं, तो उनके लिए हमने टीम्स 150 स्पेशल टीम्स बनाई हैं, जिसमें जिसमें हमारी
जो हमारा पटवारी है, हमारा नंबरदार है, हमारा एग्रीकल्चर का महकमा है और किसान जो हमारे इत्तेहाद वाले हैं उनके रैप्स मौजूद हैं, और कहीं पर अगर हमें रिपोर्टिंग होती है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। जो हमारा अर्बन एरिया है वहाँ पर हमारे स्टबल बर्निंग तो नहीं होती, बट गार्बेज बर्निंग की शिकायत हमें आती हैं। 48 अब तक हमें पिछले एक हफ्ते में शिकायत मौसूल हुई हैं। उस पर फ़िलहाल तो हमने जुर्माना किया था, बट ये कि कल से हमने उनके ख़िलाफ़ भी, चूँकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से सेक्शन 144 इम्पोज़ कर दिया गया, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, और जहाँ से हमें रिपोर्टिंग हो रही है वो हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। इसके अलावा अर्बन एरिया में हमारे 10,000 के करीब जो है वो हमारे डेंगू के हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे फील्ड में होते हैं, और वो डेंगू के जो हॉट स्पॉट्स हैं उनकी सर्विलेंस कर रहे होते हैं। तो उनको हमने एडिशनल टास्क ये दिया है कि जहाँ पर वो उनके सामने ऐसी कोई आग लगी हुई है या कहीं वॉलेशन नज़र आती है धुएँ की, वो हमें रिपोर्ट लेके उसकी लोकेशन हमें भेज दें, और इंशाल्लाह सेम डे में हम उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। अच्छा डीसी साहब, ये इसके ऊपर ना बहुत से इकदाम हर साल एक मैकेनिज्म अब मौजूद भी है, क्योंकि 2016 से लेकर अब तक हर साल चूँकि इसमें इजाफा भी हुआ है, हमने देखा भी है, स्वेरिटी भी देखी है, तो बड़े डिफरेंट इकदाम भी किए जाते हैं। इस दफ़ा आपने टीम्स बढ़ा भी दी है, मैं देख रही हूँ कि नंबर्स लोगों का बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर आलूदगी में दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर, मतलब हम फॉल नहीं कर रहे 3 से नीचे। अभी एयर इंडेक्स जो है वो गिरना शुरू हो गया है, और अक्टूबर के एंड में ये और ज़्यादा हो जाएगा। लोगों को आप अपने ईयर्स एंड आइज कैसे बना सकते हैं? टीम्स तो आपने बना दी, अब अगर लोग रिपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे घर के इर्द गिर्द कोई ऐसी वायलेशन हो रही है, चाहे वो क्रॉप बर्निंग है या गार्बेज बर्निंग है, वो कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं आपको? हाउ कैन दे मेक श्योर कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए? जी, इसमें सबसे पहले तो हमारा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक कंट्रोल रूम है, वो हम रिवायती तरीके से बनाते हैं, बट ये कि उसके अलावा हमारा जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी एक्टिव है हमारी टीम। हमें ट्विटर पे, फेसबुक, ट्विटर, आपको कंप्लेंट की जा सकती है। जी बिल्कुल, ट्विटर पे जो हमें लोग ट्वीट्स करते हैं हम स्पॉन्टेनियसली उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, और विदिन 24 आवर्स हमारी कोशिश होती है कि उस शिकायत को उसका इजाला करके हम वापस फीडबैक भी दें उनको। इसी तरीके से हमारा फेसबुक है, फेसबुक पे जो लोगों के कमेंट्स आते हैं, जहाँ कंप्लेंट्स होती हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर इस किस्म की कहीं कोई शिकायत आती है तो बिल्कुल लाहौर के शहरी हमारे आइज़ एंड ईयर्स बन सकते हैं, वो हमें जैसे ही इस हवाले से कोई रिस्पॉन्ड करेंगे, बट उसमें सिर्फ रिक्वेस्ट हमारी ये होगी कि कोई ऑथेंटिक चीज़ हमें भेजें, ताकि अगर हमारी वहाँ टीम जाए तो वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो। डेफिनेटली ये जो फेक और रूमर खबरें होती हैं या जो शिकायतें की जाती हैं उनको तो अवॉइड करना ही चाहिए, और ये जिम्मेदार शहरी होने का अपना ही एक स्केल है जिसको पूरा करना चाहिए। अच्छा, हम स्मॉग की बात कर रहे हैं, हाउ आर यू श्योर कि इस दफ़ा इम्पैक्ट कम होगा? कितने % आपको लगता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, इस आलूदगी को कहीं ना कहीं कम कर लेंगे पिछले सालों के कंपैरिजन? जी देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा तो जो इसमें कंट्रीब्यूटर है वो हमारी व्हीकुलर एमिशंस हैं। 43% जो हमारे हैवी ट्रांसपोर्ट है, जिसमें फॉर एग्जांपल कल मैं सगियाँ ब्रिज पे गया हुआ था, तो और में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल या ट्रॉलीज आ रही होती हैं, एक तो वो अनकवर्ड थी, हम उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ सड़क के किनारे जितनी मिट्टी पड़ी हुई थी वो मैंने आज PHA के ज़िम्मे लगाया है। एक तो वहाँ पर कोई ग्रीन बेल्ट टाइप बना दें, दूसरा पानी का वहाँ स्प्रे अगर ये लोग करेंगे, स्प्रिंकलिंग करेंगे, तो उससे ये जो फ्यूजिटिव डस्ट है ये भी एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि कंट्रीब्यूटर है टूवर्ड्स दैट। बाकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मैं समझता हूँ जितनी सख्ती से इस दफ़ा हम चेक कर रहे हैं उससे काफ़ी हद तक जो है वो एनवायरनमेंट में बेहतरी आएगी। और एक चीज़ हम ये कर रहे हैं कि हमारे जितने सरकारी इदारों की गाड़ियाँ हैं उन सब की हम विक्स की सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं, तो उससे भी वो व्हीकुलर एमिशंस जो हैं वो कम मैं समझता हूँ होंगी। तो कोशिश हमारी पूरी है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं जिस तनदेही से हमारी टीम्स काम कर रही हैं कि इंशाल्लाह लास्ट ईयर के मुकाबले में हालात इस दफ़ा काफ़ी बेहतर कंपैरेटिवली आई होप कि बेहतर हों, और वो हम सब के लिए ही ज़रूरी है, क्योंकि स्मॉग सिर्फ आलूदगी का मसला नहीं है, फिर ये बीमारियों का मसला बन जाता है, और फिर ये हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर भी आ जाता है, और बहुत से डिपार्टमेंट्स की कोलैबोरेशन से ही ये मुमकिन है, बी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, बाकी तमाम लोग, और अगर ये इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये कोलैबोरेशन के साथ पूरी अपनी हिकमत अमली को मेक श्योर करें कि उसके ऊपर अमल दरामद हो, तो डेफिनेटली इस पर काबू भी पाया जा सकता है, इसको बेहतर भी किया जा सकता है। डीसी साहब, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जब वापस
आएंगे तो आपका जब से आपकी पोस्टिंग हुई है हमने देखा है कि बड़ा एक प्राइम फोकस जो है वो प्राइस कंट्रोल के ऊपर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि अभी भी वो शहर में बड़ी परसेंटेज के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, जो अपनी मनमानी कीमतें भी ले रहा है, सरकारी नेटनामे को हवा में भी उड़ा देते हैं। जहां पर छापे होते हैं, जहां पर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, बेहतरी आ जाती है, लेकिन उसके बाद फौरन से दोबारा वही वायलेशन शुरू हो जाती है। कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डीसी लाहौर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्राइस कंट्रोल पर मैं बात करने जा रही हूँ। रोटी जिसका बहुत शोर मचाया गया कि 15 रुपए की, नान 25 रुपए का। अब चूँकि हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं, कीमतें कंट्रोल भी होंगी और कम भी होंगी, तो रोटी जो है वो 13 रुपये और नान 20 रुपये का किया जा रहा है। इसी तरह से दालें भी सस्ती, मटन और जो बीफ है उसका रेट भी फिक्स किया गया और सरकारी नेकनामा रिवाइज हुआ है। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि जैसे ही कीमतें ऊपर जाती हैं या डॉलर पेट्रोल ऊपर जाता है तो हम फ़ौरन बढ़ा देते हैं, लेकिन अब हमें इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ सरकारी नेकनामे तक है, ये मार्केट के अंदर ओपन मार्केट में उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है। क्या वजह समझते हैं आप? इतने आपने एक्टिव भी रहे हैं, छापे भी मारे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि वो माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी देखिए, इसमें 100% तो कंप्लायंस इसकी मुमकिन नहीं होती। हमारी तो कोशिश होती है कि जहाँ पर हमें वॉयलेशंस रिपोर्ट होती हैं हम उस पर एक्शन लें, तो बेहतरी हम लाने की कोशिश करते रहते हैं और ये अभी भी जारी है। रोटी पिछले दिनों 20 रुपए तक बेची जा रही थी और नान जो था वो 25 रुपए का भी बिक रहा था। अब उसमें चूंकि इस दफ़ा सरकारी आटा इनको तंदूर को, जो हमारे जितने यहाँ तंदूर हैं या चक्कियाँ हैं, उनको नहीं दिया जाता, तो इस वजह से थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था और रोटी की फिक्स उस तरीके से प्राइस नहीं की जा रही थी। ट्रेडिशनली तो वैसे नान की प्राइस एसेंशियल आइटम्स में नहीं आती, तो हम उस तरह से फिक्स नहीं करते। बट ये कि हमारा बुनियादी तौर पे जो काम है वो रेगुलेट करना भी है और एक गरीब आदमी की एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत होती है रोटी। तो हमने इनके साथ बैठ के उसकी कॉस्टिंग की कि जी आटा कितने का आ रहा है, उस पर उसकी अपना क्या कहते हैं बिजली का और गैस का और ये सारी चीज़ों का खर्चा कितना कॉस्ट निकाल के, तो वो तकरीबन 13 रुपए के करीब बनती थी। 13 रुपए से कम है थोड़ी सी, तो हमने फ़िलहाल 13 रुपए नोटिफाई किए। हम कोशिश करते हैं कि इसको हम परसिस्ट करें, वरना शायद हमें इस पर 1 आध रुपया जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो 14 रुपए की अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम कर देंगे। नान हमने 20 रुपए का नोटिफाई किया। नान पे भी उनकी 19 रुपए कुछ पैसे कॉस्ट आती है, तो हम कोशिश करेंगे। तंदूर वाले भी बड़े सियाने हैं सर, वेट कम कर देते हैं, क्वालिटी डिफरेंट कर देते हैं, बीच में थोड़ा दूसरा आटा मिला के उसको वो सस्ता करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कहीं कंप्लेन है तो उसके खिलाफ एक्शन क्या होगा, ताकि तंदूर वाले जो हैं वो अलर्ट हो जाएं कि अगर पकड़े गए तो फिर जुर्माना जो है वो हैवी देना पड़ेगा? जी बिल्कुल, एक तो ओवर चार्जिंग, या जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि जी अगर 100 ग्राम की रोटी हमने नोटिफाई की हुई है और उसका पेड़ा या पकी हुई रोटी जो है वो 100 ग्राम से कम होगी, तो उसके खिलाफ आप देखिएगा कि फिर हम एक क्रैकडाउन अभी स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि रोटी एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है। नान पे शायद हम उतनी सख्ती ना करें, बट रोटी के हवाले से हम इसको इंश्योर करेंगे कि 13 रुपए की रोटी जो है वो जब तक इसकी कीमत 13 रुपए है, ये हम इसको इंश्योर करवाएं। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल में हमारे पास टोटल 64 अभी तक मैजिस्ट्रेट थे, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स। उनमें भी मुझे कुछ शिकायत आ रही थी कि वो प्राइस मैजिस्ट्रेट खुद नहीं जाते, उनका कोई स्टाफ या ड्राइवर शाइवर चला जाता है, कोई क्लर्क को भेज देते हैं। तो एक तो हमने वो इम्पर्सोनेशन जो है वो ख़त्म करवा दी है, बिल्कुल उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। 16 मैजिस्ट्रेट्स हमने होम डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की थी जी, तो उसमें हमें 16 मैजिस्ट्रेट्स और आने से मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की जो कारकर्दगी है वो बेहतर हो जाएगी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कल डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल की मीटिंग होती है, उसमें हमने जो एक तो रोटी और नान की कीमत हमने फ़िक्स की। जो मटन था वो हमारा बड़े अरसे से उसकी प्राइस फ़िक्स ही नहीं की जा रही थी, तो उसकी वजह से मार्केट में 1700, 1800, 2000 रुपये भी बिक रहा था, जिसका तो जितना चल रहा था। जी बिल्कुल। तो हमने 1500 रुपये उसको फ़िक्स किया और उसको हम इंशाल्लाह इन्फोर्स भी करवाएंगे। और इसके अलावा हमारी कुछ दालें हैं, अब जिस तरह दाल माश है उसकी 60 रुपये कीमत कम हुई है, दाल मसूर की कीमत में कमी आई है, बेसन और दाल चना जो है वो सस्ता हुआ है। तो वो मार्केट में जो जिस तरीके से डिमांड सप्लाई के हिसाब से फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो वो हम इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना, दालें हैं, ये जो इन स्टोर आइटम्स मिलते हैं, उस पर मैंने खुद भी बहुत दफ़ा शो किया और मैंने अपना पर्सनल सर्वे भी किया। वहाँ पर डीसी काउंटर्स मौजूद हैं और डीसी काउंटर्स पर उसी कीमत के मुताबिक एक्चुअली बिल भी नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक सेगमेंट, एक
इंपॉर्टेंट तकरीब और कॉन्फ्रेंस जारी है जो कि आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला DC लाहौर से हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्राइस कंट्रोल की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट्स की तादाद में इजाफा किया और डेफिनेटली आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट नज़र तो आएगा, लेकिन वहीं पर सर ख़बरदार करना हो, क्योंकि दुकानदार जो है वो अब 2000 रुपये वाले जुर्माने को पीस ऑफ केक समझते हैं कि हमने अपने ग्राहकों से पूरा कर लेना। और बहुत दफ़ा मेरे अपने शो में लाइव लोगों ने इस चीज़ का एडमिट किया है। आप किसी भी मंडी में चले जाए, वो कहते हैं जी हमें 2000 रुपये जुर्माना करते हैं, हम ग्राहकों से निकाल लेते हैं क्योंकि हमें मंडी में उस प्राइस पर नहीं मिल रहा। सर ये लॉजिक कैसे कैटर करेंगे कि आप मंडी में लोगों को प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं दे रहे, प्राइस डिफरेंस में फिर वो अपनी मनमानी और गिरा फरोशी करते हैं? जी देखिए, इसमें एक तो हमारे पास जो कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं कीमत ऐप पे, हमें कंप्लेंट्स आती हैं, उनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं और उसमें 24 आवर्स से ज़्यादा हमने उसकी एक SOPs बनाई हुई हैं। हमारा DC कंट्रोल रूम है, सोशल मीडिया पे कंप्लेंट्स आती हैं, उनको हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। जहाँ तक कि आप बात कर रही हैं कि कोई जुर्माना होता है, मिसाल के तौर पे 2000 जुर्माना किसी को किया गया तो वो 2000 अगले आने वाले ग्राहक जो हैं उनसे पूरा कर लिया जाता है। इसमें एक बुनियादी तौर पे समरी ट्रायल अगर जब तक हमारे पास एग्जेक्टिव में रहा, उसमें आप मौके पे ही किसी को देख के अगर वॉल्यूशन आपको नज़र आ रही है, सज़ा दे दिया करते थे, तो उससे एक डेटरेंस जो है वो क्रिएट होती थी। अभी जाहिर है वो चीज़ बना के आप कोर्ट में पेश करते हैं, कोर्ट में एविडेंस होता है, तो फिर सर कानून साजी की तरफ चले जाता है कि उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। बट ये कि उसमें सील करने की ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती है कि रिपीटेड ऑफेंस हो रहा है या जहाँ पर बड़ी ग्रेव वायलेशन हो रही है, वो हम इंश्योर करते हैं। इसमें मैं बुनियादी तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे नज़दीक होती है वो डिस्प्ले ऑफ प्राइसेस होती हैं। अगर आपकी प्राइसेस डिस्प्ले होना शुरू हो गई, इसका मतलब है आपकी 50% जो रेट है प्राइस कंट्रोल की वो इस्टेब्लिश हो गई है, क्योंकि उसके बाद तो आपके कस्टमर पे, कंज्यूमर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर वहाँ 180 प्राइस लिखी हुई है और वो 250 की बेच रहा है तो आप उसको बात बिल्कुल आपकी वैलिड है सर, क्योंकि अगर सवाल सिर्फ इंतजामिया आकर पूछेगी तो उनको अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर डिस्प्ले होगा प्राइस और ग्राहक सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो दुकानदार भी बाउंड हो जाएगा फिर या तो प्रॉपर लॉजिक देने का या उस कीमत पर चीज़ें फरोख्त करने का। बहरहाल जी, आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है और लाहौरियों को कितना फ़ायदा होता है, ये तो हमें नजर आएगा। DC साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए एंड गुड लक फॉर ऑल द चैलेंजेस यू गोइंग टू हैव, वो चाहे डेंगी है, स्मॉग है, प्राइस कंट्रोल है। आई होप कि आप बेहतर तरीके से अपनी टीम को साथ लेकर चलें ताकि